साउथ अफ्रीका ने अपना एटम बम प्रोग्राम खुद ही शुरू करके खुद ही क्यों ख़त्म कर दिया? और अगर ख़त्म ही करना था तो शुरू ही क्यों किया? साउथ अफ्रीका 1950 से अमेरिका और यूरोप के ब्लॉक में शामिल था। सोवियत यूनियन के खिलाफ, कम्युनिज्म के खिलाफ। साउथ अफ्रीका भी अपने आप को ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे एक ताकतवर मुल्क मानता था। और इसी वजह से साउथ अफ्रीका ने अमेरिका के साथ मिल के 1948 में सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर रिसर्च प्रोग्राम के लिए काम शुरू किया। इस काम पे बाकायदा आगाज़ 1950s में हुआ। प्लान यह था कि साउथ अफ्रीका के पास न्यूक्लियर रिएक्टर आएगा, जिससे घरों और फैक्ट्रियों को बिजली पहुंचाई जाएगी। लेकिन इसके पीछे एक और छुपा हुआ मकसद भी था, और छुपा हुआ मकसद यह था कि साउथ अफ्रीका के अंदर कम्युनिज्म बड़ी तेज़ी से फैल रहा था, और डर यह था कि साउथ अफ्रीका के अंदर भी, जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, बहुत जल्द कम्युनिस्ट मजबूत हो जाएंगे और साउथ अफ्रीका के ऊपर कम्युनिस्ट कब्जा कर लेंगे और वहाँ के सफ़ेद गोरों को बाहर निकाल देंगे। और इस तरह साउथ अफ्रीका के एटम बम प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तेज़ी से काम शुरू हो गया। 1965 के अंदर उन्होंने पहला एटम बम बना लिया, और 1977 के अंदर उन्होंने पहले एटम बम के तजर्बे का भी सोचा। लेकिन 1950 के बाद साउथ अफ्रीका को एक और बहुत बड़ा मसला दरपेश रहा, जिसकी वजह से उसके अपने सपोर्टर मगरबी ममालिक अमेरिका और यूरोप भी आहिस्ता आहिस्ता उसके खिलाफ हो गए। वो ये था कि साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थेड रजीम था। अपार्थेड रजीम का मतलब यह था कि 5% से 10% सफ़ेद रंगत वाले गोरे जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर थे, सिर्फ वो अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास में हो सकते हैं, जबकि लोअर क्लास सारी काले लोगों की होगी जिनके ऊपर कब्जा किया गया था। और इनका दो अलग नस्लें कहा गया था, और कालों का और गोरों का आपस में बैठना, बात करना या कोई और मामलात करना सख्ती से ममनू था। अगर काले कोई काम कर सकते थे तो वो सिर्फ ग़ुलामी के लिए रखे गए थे। और इस बात की वजह से साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की आज़ादी की मूवमेंट्स चल रही थी। यह बात अमेरिका और यूरोप तो शुरू में टॉलरेट करता रहा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपार्थेड होने की वजह से सबसे पहला झटका कॉमनवेल्थ की तरफ से आया। कॉमनवेल्थ वो तमाम मुल्क थे जो कि इंग्लैंड से आज़ाद हुए थे। ये तकरीबन 56 के करीब कंट्रीज़ थे, जिनमें इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल है। ये मुल्क इंग्लैंड से आज़ादी के बाद भी आपस में इस तरह तजारत करते थे कि इनको आपस में फ़ायदा होता था। तो इन तमाम मुल्कों ने साउथ अफ्रीका का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया और कहा कि अगर साउथ अफ्रीका ने अपना अपार्थेड रजीम सिस्टम ख़त्म ना किया तो इसके साथ तजारत नहीं करेंगे। और इस तरह साउथ अफ्रीका इनके अंदर से निकल गया है। 1961 के कॉमनवेल्थ के बाइकआउट के बाद फ्रांस और इंग्लैंड ने भी साउथ अफ्रीका पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो अपार्थेड सिस्टम को ख़त्म करे और साउथ अफ्रीका में रहने वाले काली रंगत के लोगों को पूरे हकूक़ दे। अपार्थेड सिस्टम के ऊपर अलहदा अपनी पूरी एक वीडियो बनती है, क्योंकि ये निज़ाम इस कदर ज़ालिमाना और सख्त था कि उसको इस वीडियो के अंदर कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इंग्लैंड और फ्रांस की मुखालफत के बाद वेटिकन के पोप ने भी अपार्थेड रजीम को इंसानियत के ख़िलाफ़ करार दे दिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका में रहने वाले काली रंगत के लोग वो भी ईसाई थे और उनके ऊपर हुकूमत करने वाले सफ़ेद गोरे वो भी ईसाई थे। लेकिन वक्त के साथ साथ अमेरिका के इत्तेहादियों में और इंग्लैंड के इत्तेहादियों में, जो कि उसके गुज़श्ता आज़ाद किए गए मुल्क कॉमनवेल्थ के कंट्रीज़ थे, जब इन दोनों मुल्कों के ग्रुप की तरफ से प्रेशर बढ़ने लगा कि साउथ अफ्रीका को अपार्थेड सिस्टम ख़त्म करना होगा, तो फिर साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनली अपने ताल्लुकात में तन्हाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि सोवियत यूनियन तो पहले ही उनके खिलाफ था। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में रहने वाले जितने भी काली रंगत के लोग थे, उन सबको जब नौकरियां नहीं मिलती थी और गुर्बत ज़्यादा से ज़्यादा होती थी, तो फिर वो लूट मार और हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लेते थे, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका के हालात ख़राब से ख़राब तर होते जाते थे। और फिर जब यही काली रंगत के लोग खाने पीने के गोदामों पे हमला करके अपने घर के लिए अनाज उठा के ले जाते, तो फिर साउथ अफ्रीका की पुलिस इन पर फायरिंग करती। इसी तरह के एक वाक़े में फायरिंग से बहुत से ये काले लोग मारे गए, जिसके बाद अमेरिका की कांग्रेस ने भी साउथ अफ्रीका के सर से हाथ उठा लिया। और फिर अमेरिका के लिए ना सिर्फ ये कि साउथ अफ्रीका की पॉलिसी नापसंदीदा होगी, बल्कि साउथ अफ्रीका को दिया गया एटम बम भी नापसंदीदा हो गया और साउथ अफ्रीका को किसी भी किस्म के एटमी तजर्बे से रोक दिया गया। 1977 से 1989 तक हालात साउथ अफ्रीका के ख़राब से ख़राब तर होते गए। आलमी तौर पर तकरीबन तमाम दुनिया ने साउथ अफ्रीका का बाइकआउट कर दिया। ताइवान और इसराइल के साथ साउथ अफ्रीका के फिर भी ताल्लुकात चलते रहे, लेकिन इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात से साउथ अफ्रीका को कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा ना हुआ, सिवाय कुछ हथियारों के। अब की बार ईसाइयों के पोप ने साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े शहर केप टाउन में जाके साउथ अफ्रीकी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद बयान दिया। इसके बाद अफ्रीका में रहने वाले बाकी ममालिक ने भी साउथ अफ्रीका के साथ ताउन कम से कम तर कर दिया। आगे हालात इस कदर ख़राब हो गए कि आखिरकार 1988 में साउथ अफ्रीका की सफ़ेद फार्म हुकूमत ने अपने मामलात को तब्दील करने का फ़ैसला किया।
हुकूमत के अंदर नए वज़ीर-ए-आज़म डी क्लार्क को लाया गया, जिसने आलमी ताकतों से मिल के अपार्थाइड सिस्टम का बंदोबस्त करना था और इसके साथ साथ एटम बम के मसले का भी कोई हल निकालना था। और फिर डी क्लार्क ने दुनिया में साउथ अफ्रीका का इमेज अच्छा करने के लिए और दोबारा ताल्लुकात बहाल करने के लिए और दुनिया को ये बात बताने के लिए कि वो वाकई इस मामले में सीरियस हैं, अपने साथ एटम बम ज़ाया करने का फ़ैसला कर लिया। इसकी एक और बड़ी वजह उस वक्त सोवियत यूनियन का टूट जाना भी है, क्योंकि सोवियत यूनियन के टूट जाने से कम्युनिस्टों को दुनिया में एक बड़ा झटका लगा था। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने एक नए मुआहदे पर भी दस्तखत किए, जिसके मुताबिक वो दुनिया में किसी और को एटमी टेक्नोलॉजी नहीं बेचेंगे। एटम बम ज़ाया करने की वजह से साउथ अफ्रीका को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से बहुत बड़ी फाइनेंशियल ग्रांट भी मिली, जिसकी वजह से इकॉनमी दोबारा चलना शुरू हुई और हालात बेहतर हुए। साउथ अफ्रीका ने 2018 में दोबारा इस बात का ऐलान किया है कि वो आइंदा कभी एटमी बम नहीं बनाएगा। इस तरह कहानी ख़त्म होती है साउथ अफ्रीका के एटम बम के अरूज व ज़वाल की, कि किस तरह शुरू हुआ और किस तरह ख़त्म किया गया, जबकि बुनियादी मकसद अपनी आवाम को दबाना था और कम्युनिस्टों का भी किसी हद तक थ्रेट था। लेकिन इसके बावजूद उनको डेवलप किया गया और फिर आलमी तौर पे दबाव और तन्हाई की वजह से एटम बम प्रोजेक्ट को ख़त्म करना पड़ा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर किसी मुल्क से एटम बम प्रोजेक्ट ख़त्म कराना हो तो दुनिया किस तरह मिलकर उससे ये बात मनवा सकती है। यह एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है।